दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टडी चैनल एग्जाम वाली स्टडी पर। जीके स्पेशल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे आज के टॉप 20 क्वेश्चन के बारे में, जिसमें दोस्तों हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस और करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो बिना देर किए चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाओमी ओसाका। ठीक, जापान की है नाओमी ओसाका। ये विश्व की सबसे अधिक वेतन प्राप्त करने वाली महिला बनी है। इन्होंने फोर्ब्स की सूची के अनुसार सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान प्राप्त किए हैं। जापान की हैं, जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। ठीक, ये आपको मैप में दिखाई दे रहा है, ये है जापान। जापान की मुद्रा येन है और जापान की संसद का नाम डाइट है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों नाओमी ओसाका की। नाओमी ओसाका 2019 में जो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम हुआ था उसकी ये विजेता थी, ऑस्ट्रेलियन। ठीक, ये आपको याद रखना है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड स्लैम की विजेता थी नाओमी ओसाका। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के नए लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी.आर. शर्मा। बी.आर. शर्मा को जम्मू कश्मीर के लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्य सचिव थे ब्रिजराज शर्मा। बी.आर. शर्मा इनका पूरा नाम है, ब्रिजराज शर्मा। ठीक, जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया इन्हें। ये वर्तमान में सीमा सड़क संगठन BRO, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। लद्दाख के पूछे तो राधा कृष्ण माथुर। जम्मू कश्मीर की बात आई है तो मैप में देखिए, ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कुछ 4 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? पहला है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क, सलीम अली के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है दाचीगाम और तीसरा है हेमिस और चौथा है किश्तवाड़। चारों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। अब जम्मू कश्मीर में झील है दोस्तों, बुलर झील, डल झील और शीशनाग झील। 3 झीलें जम्मू कश्मीर की बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। विश्व की नहीं, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, आपको याद रखना है, बुलर झील। ठीक, अब मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। खारे पानी की सबसे झील पूछे तो चिल्का झील, ये आपको जो दिखाई दे रहा है चिल्का झील उड़ीसा में ये है। ठीक, 2 चीज़ें आपको जम्मू कश्मीर के बाद। अब जम्मू कश्मीर की जो परियोजना है, ठीक, परियोजनाओं के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है तो जान लेते हैं। ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है ये आपकी झेलम नदी है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। अब झेलम नदी पर उरी परियोजना है। ठीक, ये जो आपको दिखाई दे रही है उरी परियोजना झेलम नदी पर है। तुलबुल परियोजना ये भी झेलम नदी पर है। ये आपको जो दुलहस्ती परियोजना है ये भी झेलम नदी पर। ठीक, अब बात आती है सलाल परियोजना की। ये जो आपको नदी दिखाई दे रही है ये चिनाब नदी है। ठीक, ये तो झेलम है, दूसरी ये नीचे वाली ये चिनाब नदी है। इस पे सलाल परियोजना है और बगलीहार परियोजना, 2 परियोजनाएं चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, भी आपको याद रखना है। पाकिस्तान में जाकर चिनाब सिंधु नदी से मिलती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 21 मई को। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में पहली बार 2020 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को मनाया गया था। ठीक, भारत, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, केन्या, ठीक, मलावी, मलेशिया, युगांडा और तंजानिया जैसे चाय उत्पादक देशों में साल 2005 से 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता रहा है। मगर साल 2015 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा से सिफारिश की थी कि 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया जाए। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने 15 दिसंबर 2019 को 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा कर दी। संयुक्त राष्ट्र ने करी। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस। इतनी चीज़ें आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में याद रखना है। अब मई में जितने महत्वपूर्ण दिवस हैं, 4-5 दिन से मैं लगातार आपको मई के जितने महत्वपूर्ण दिवस से बताते आ रहा हूँ। आज फिर देख लेते हैं। 1 मई को मजदूर दिवस, 3 मई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, फिर 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई कोयला खनन दिवस, 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस, फिर 8 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई विश्व नर्स दिवस, 13 मई राष्ट्रीय एकता दिवस,
15 मई विश्व परिवार दिवस, 17 मई अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस, 18 मई विश्व संग्रहालय दिवस, ठीक, 24 मई राष्ट्रमंडल दिवस और 29 मई माउंट एवरेस्ट दिवस और 31 मई महत्वपूर्ण है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इतने महत्वपूर्ण दिवस है मई माह के, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने अपने पहले 12,000 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का परिचालन शुरू किया है। इसका निर्माण कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधेपुरा। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में इसका निर्माण हुआ था। मधेपुरा बिहार में है, ठीक। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में देश का पहला स्वदेशी 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन तैयार किया है। इस इंजन को भारतीय रेलवे ने इसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से संचालित किया। इसके साथ ही भारत दुनिया का 6वां ऐसा देश बन गया जिसने इतने हॉर्स पावर का रेल इंजन खुद तैयार किया है। बिहार में तैयार हुआ है। बिहार में देखते हैं दोनों, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये बिहार में, ये आपका बिहार है, मैप में देख लीजिए। बिहार के राजधानी है पटना। बिहार के गवर्नर हैं फागू चौहान और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। इतनी चीज़ें आपको बिहार के बारे में बेसिक चीज़ याद रखना है। अब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में, ये भी आपको याद रखना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, जब भी बिहार का नाम आए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको याद आना चाहिए दोस्तों, ठीक। अब बिहार में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो बिहार की राजधानी पटना है, ये गंगा नदी के तट पर स्थित है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये गंगा नदी है, ठीक। सोन जो कोसी नदी है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को जो नेपाल से निकल कर आती है अरुणा नदी के नाम से, नेपाल में इसे अरुणा नदी के नाम से जाना जाता है। जब ये बिहार में आती है तो इसे बिहार में कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। जो गंगा नदी है उसे सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में, सोनपुर में गंडक नदी नेपाल से निकल कर आती है। गंडक नदी आकर सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है और सोन नदी जो मध्य प्रदेश से निकलकर छपरा में आकर गंगा नदी से मिलती है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों की जो संयुक्त जलधारा है उसको मेघना के नाम से जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है। नेपाल का लोकप्रिय खेल कौन सा है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वॉलीबॉल, ठीक। वॉलीबॉल नेपाल का सबसे लोकप्रिय खेल है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है, आप कह सकते हैं। वॉलीबॉल का नेपाल का राष्ट्रीय खेल 23 मई 2017 को घोषित किया गया था। 23 मई 2017 से पहले नेपाल का राष्ट्रीय खेल डोंडी बियो हुआ करता था। डोंडी बियो का नाम, यह खेल ज़्यादातर नेपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में खेला जाता है। बात नेपाल की आई है तो मैप में देख लीजिए, ये है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की मुद्रा है रुपया और नेपाल की संसद का नाम पूछता है तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के केपी शर्मा ओली और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। इतना चीज़ आपको नेपाल के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था। कौन संगीतकार हैं जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। इनको सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी पहली भारतीय हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया था तथा पहली स्त्री हैं जिनको कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार संगीत कलानिधि प्राप्त हुआ। 1998 में श्रीमती सुब्बालक्ष्मी को भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया। 1998 में सुब्बालक्ष्मी को दिया गया। पूछता दोस्तों कि सबसे पहले भारत रत्न किसे दिया गया था, कौन सी महिला हैं जिन्हें सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था, तो इंदिरा गांधी जी को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था 1971 में, ठीक। 1971 में दिया गया था। अब इन्हें कर्नाटक का संगीत कलानिधि पुरस्कार भी दिया गया। तो 2020 में संगीत कलानिधि पुरस्कार एस सौम्या जी को दिया गया है। भी आपको याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। बात कर लेते हैं दोस्तों, लता मंगेशकर को कब भारत रत्न दिया गया था। 2001 में उन्हें दिया गया था भारत रत्न, आपको याद रखना है। सचिन तेंदुलकर को 2014 में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के मध्य कितने पोर्ट को आदम बंदरगाह जोड़े गए हैं। पोर्ट काल यानी आदम बंदरगाह जोड़े गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। अब आदम बंदरगाह क्या होता है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के मध्य 5 पोर्ट कोल आदम बंदरगाह जोड़े गए हैं। ऐसे बंदरगाह जिनका इस्तेमाल भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से करता है आदम बंदरगाह कहलाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब दोनों देशों के बीच इनकी कुल संख्या 11 हो गई है। 11 बंदरगाह पोर्ट ऐसे हैं जिनका उपयोग भारत भी कर सकता है और बांग्लादेश भी कर सकता है। बांग्लादेश
की बात है तो देख लीजिए, यह है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश की संसद का नाम है जातीय संसद और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना और राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला हामिद। इतनी चीज़ें आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ में किसी अन्य राज्य को शामिल करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, संसद को, लोकसभा अध्यक्ष को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संसद को। ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ठीक विधि द्वारा राज्य के में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को एक में मिलाकर ठीक किसी राज्य का निर्माण किया जाता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। ये चीज़ आपको याद रखना है दोस्तों। अब बात आती है संसद की, तो संसद किस अनुच्छेद में संसद के बारे में है? तो अनुच्छेद 79 संसद के बारे में है। ठीक, अब अनुच्छेद 80 राज्यसभा के बारे में है और अनुच्छेद 81 लोकसभा के बारे में है। ठीक, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के बारे में। संसद के 3 भाग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, अनुच्छेद 81 लोकसभा, अनुच्छेद 80 राज्यसभा। इतना चीज़ आपको याद रखना है। पूछता है दोस्तों कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 54 के तहत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इतना चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी और भारत में किस देश से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई दोस्तों। अब दोस्तों बात आती है, ये तो ब्रिटेन से ली गई संसदीय शासन प्रणाली। बात आती है मूल अधिकार जो हमारे हैं किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका के संविधान से लिए गए। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। प्रस्तावना की भाषा, पूछता है प्रस्तावना जो लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल है किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? ये भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बात संविधान की आती है तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और 25 भाग हैं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्णतः लागू हुआ। ठीक, इतना चीज़ आपको संविधान के बारे में याद रखना है। जो संविधान में मूल अधिकार हैं वो अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं मूल अधिकार। ठीक, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 ये भी आपको याद रखना है। ठीक, जो मौलिक कर्तव्य हैं वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़े गए मौलिक कर्तव्य। ठीक, मौलिक अधिकार मूल संविधान में थे, मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य है रसिया के संविधान से लिया गया है। इतना चीज़ आपको संविधान के बारे में याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा, आईने अकबरी के लेखक हैं। आईने अकबरी कौन लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल। अबुल फजल ने लिखा है आईने अकबरी। इसकी रचना अकबर के ही नवरत्न दरबारी अबुल फजल ने की थी। इसमें अकबर के दरबार और उनके प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, कौन कौन थे? अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल हमीद खान खाना इनका पूरा नाम था, फकीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो पियाजा। इतने लोग थे, नाम इनका देता है अक्सर एग्जाम में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सादीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है सादीर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम का ठीक नाम है सादीर। सादीर भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का ठीक शास्त्रीय नृत्य है, आपको याद रखना है। मोहिनी अट्टम ये कहाँ का है? केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, उड़ीसी उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कथक उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चीज़ आपको याद रखना है। अब तमिलनाडु का है तो मैप में देख लीजिए, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं TEK पलानीस्वामी और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। इतने महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है तमिलनाडु के, देखते हैं कौन कौन से। मुदुमलाई, इंदिरा गांधी अन्नामलाई के नाम से जाना जाता है, अन्नामलाई या इंदिरा गांधी, गल्फ ऑफ मन्नार और
गुइंडी नेशनल पार्क। 4 नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अश्व एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है। ठीक, घोड़ा अचानक चलना प्रारंभ कर दे तो जो उस पे घोड़े पे बैठा रहता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है। किस कारण से गिरता है ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्राम का जड़त्व। ठीक, जड़त्व आघूर्ण नहीं इसका आंसर होगा दोस्तों, जड़त्व आघूर्ण नहीं, विश्राम का जड़त्व इसका आंसर होगा। ठीक, एक होता है विश्राम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व क्या होता है, जब गाड़ी चल रही है, ठीक, बस या कोई भी गाड़ी चल रही है, अचानक ब्रेक लेती है, अचानक जब रुक जाती है गाड़ी तो जो उस पर आदमी बैठा रहता है वो आगे की तरफ झुक जाता है, उसे क्या कहते हैं, गति का जड़त्व। ठीक, और जब कोई व्यक्ति गाड़ी पे बैठा है, गाड़ी अचानक से चलने लगती है तो व्यक्ति पीछे की तरफ गिरता है, उसे विश्राम का जड़त्व कहते हैं। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि अर्जित की थी। हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के वादक थे, ये चीज़ आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांसुरी वादक। हरिप्रसाद चौरसिया बहुत ही प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी है, देख लेते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया पंडित हरिदयाल चौरसिया उनका पूरा नाम था। ठीक, या करके दोनों नाम था, हरिप्रसाद चौरसिया या हरिप्रसाद चौरसिया, उनको आगे पंडित लगा के। ठीक, उनका जन्म हुआ था 1 जुलाई 1938 इलाहाबाद में। प्रसिद्ध बांसुरी वादक थे। उन्हें भारत सरकार ने 1992 में पद्म भूषण तथा 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। इतनी चीज़ आपको याद रखना है उनके बारे में। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में या छोटा अंडमान में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। मैप में देखते हैं, ये अंडमान निकोबार का पूरा है मैप है। सबसे पहले आता है उत्तर में उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान और फिर दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान पर अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। फिर दक्षिणी अंडमान के बाद उसके दक्षिण में आता है लघु अंडमान। दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को जो डिवाइड करते हैं उसे दक्कन पैसेज के नाम से जाना जाता है, दक्कन पास। ठीक, लघु अंडमान और कार निकोबार, यानी कि अंडमान और निकोबार को जो रेखा डिवाइड करते हैं उसे 10 डिग्री चैनल के नाम से जाना जाता है, 10 डिग्री चैनल। ठीक, और जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो निकोबार, ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार में स्थित है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, यह चीज़ आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केपलर ने प्रतिपादित किया था ग्रहों की गति का नियम। ये नियम मैंने लिख दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही क्या है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न किया जाए। यह कथन किसका है, ये न्यूटन का गति विषयक पहला नियम है दोस्तों। ठीक, कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो सदा ही विराम में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति में है तो सदा ही गति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल अर्जित न किया जाए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, चीज़ आपको याद रखना है। अगर कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, वो सीधे गति में जा रही है, एक समान गति से सीधे गति में जा रही है, तो अगर उसको कोई बाह्य बल लगा के रोका ना जाए तो उस हमेशा ही गति में बनी रहेगी। कोई वस्तु अगर रुकी है, विराम में है, तो सदा ही विराम में रहेगी जब तक उसे धक्का देकर या किसी तरह से उसे आगे गति में न लाया जाए। तो ये गति का नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के बने दरवाजे का वर्षा ऋतु में फूलना होता है क्यों। लकड़ी का जो दरवाजा है बारिश के कारण क्यों फूल जाता है, ये चीज़ आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतः शोषण के कारण। अंतः शोषण क्या होता है, वर्षा ऋतु में लकड़ी के बने दरवाजे के फूलने का कारण अंतः शोषण है। यह एक विशेष प्रकार का विसरण है, जब ठोस या कोलाइडर द्वारा पानी को अवशोषित किया जाता है तो इनके कारण उसके आयतन में वृद्धि होती है। अंतः शोषण के प्रमुख उदाहरण बीज में सूखी लकड़ियाँ जल अवशोषण कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फ्रक्टोज है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। लैक्टोज प्राकृतिक शर्करा है, ये भी आपको याद रखना है, शर्करा। यह कार्बोहाइड्रेट है जो दूध में पाया जाता है और गेहूं की रोटी ग्लूटीन होता है। दूध में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। रेनिन की कमी से ही जो है दूध का पाचन सही से नहीं हो पाता है। ठीक,
रेनिन की कमी हो जाने के कारण। ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से ही होता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर ऐसी वीडियो आप डेली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप आसानी से वीडियो को देख सकें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे एग्ज़ाम वाली स्टडी आप लिख सकते हैं EXAMWALI एग्ज़ाम वाली, फिर डाट लगा के स्टडी लिख के सर्च करेंगे, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी। उस पर फॉलो करके आप डायरेक्टली मुझसे जो भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। ठीक, ओके दोस्तों, थैंक यू। जय